जुड़िए डियर जी, क्लाइमेटोलॉजी सेशन नंबर 16 पे। तो अगले 1-1.5 मिनट में हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर किसी को डाउट है तो वो अपना डाउट पूछ सकता है। क्लाउड्स एंड रेनफॉल जो है आज का टॉपिक होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो बच्चे, टॉपिक का नाम आपके सामने है। पिछले सेशंस मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया था। करण, कोमल, सोनू, वेरी गुड मॉर्निंग। तो क्लाउड्स एंड रेनफॉल, बादल व वर्षण, इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले जो चीज हमें समझनी होगी वो समझनी होगी आर्द्रता। क्योंकि अगर ह्यूमिडिटी को नहीं समझा, आर्द्रता को नहीं समझा, तो सीधी सी बात है कि क्लाउड्स जो होते हैं और जो रेनफॉल होते हैं बिना आर्द्रता के कभी बन ही नहीं सकते। और ह्यूमिडिटी जो है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, तापमान पे। अगर वहां का तापमान बहुत ज्यादा है तो ह्यूमिडिटी कम होगी, और अगर वहां तापमान बहुत कम है तो ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी। ये थोड़ा ध्यान रख लेना आपको। तो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का गहरा कनेक्शन है। गुड मॉर्निंग सर, एकदम बढ़िया डियर उषा जी, थैंक यू सो मच फॉर द कंसर्न। आई होप आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो तापमान के साथ कनेक्टिविटी करना है, तो इसका मतलब ये रिलेशन कैसा हुआ? डायरेक्टली हुआ या इनडायरेक्टली रिलेशन हुआ? डायरेक्ट रिलेशन है टेम्परेचर का और ह्यूमिडिटी का, है कि नहीं? नो, इनडायरेक्ट है। यानी एक में अगर बदलाव जो होगा उसका अपोजिट होगा दूसरे में, इसलिए इनडायरेक्ट है। तो व्हाट इज ह्यूमिडिटी? सर ह्यूमिडिटी को आप ये कहिए अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, जल वाष्प के जो कण हैं, एयर मॉलिक्यूल्स। यानी एयर का क्या मतलब है? वायु। जलवाष्प की वायु के कणों में जो प्रधानता होती है, इससे हिंदी में तो ऐसे और इंग्लिश में अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट्स
पर यूनिट ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स, पर यूनिट का मतलब है एक किसका, एयर मॉलिक्यूल्स का। तो मैं कहता हूं कि ये एयर मॉलिक्यूल्स है, इस एयर मॉलिक्यूल्स के अंदर कितनी ह्यूमिडिटी अवेलेबल है, कितनी ह्यूमिडिटी मतलब वाटर वेपर अवेलेबल है, ये उसका जो अमाउंट होता है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट्स या अवेलेबल जो होते हैं उसी को हम लोग ह्यूमिडिटी कहते हैं। अब एट द गिवन टेम्परेचर्स, किसी गिवन टेम्परेचर्स में किसी भी एयर मॉलिक्यूल्स के अंदर जितना वाटर वेपर अवेलेबल है वही ह्यूमिडिटी है। जैसे कि मान के चलिए कि तापमान अभी 25 डिग्री सेल्सियस है इस रूम का, बेटा देखो टेम्परेचर आ गया, यस सर टेम्परेचर आ गया तो ह्यूमिडिटी क्या होगी, ह्यूमिडिटी सर टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है, या ये कह लीजिए टेम्परेचर मॉडरेट है, तो उसका मतलब है कि ह्यूमिडिटी भी मॉडरेट होगी। टेम्परेचर बढ़ा दोगे ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी, टेम्परेचर घटा दोगे ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी। तो इसलिए मैं कहूंगा कि कंपैरेटिवली टेम्परेचर जो है ठीक है, तो इसलिए मॉडरेट है, ना कम है ना ज्यादा है। ह्यूमिडिटी एट द गिवन टेम्परेचर, तो 25 डिग्री सेल्सियस पे एयर मॉलिक्यूल्स के अंदर जितना वाटर वेपर अवेलेबल है दैट इज ह्यूमिडिटी। अब इस एयर मॉलिक्यूल्स की कैपेसिटी कितनी है, मतलब इसमें और कितना आप जल वाष्प लेकर के आ सकते हो। सर अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर 10 ml लिक्विड आ सकता है, 10 ml वाटर वेपर आ सकता है, लेकिन इसमें अभी अवेलेबल कितना था, अवेलेबल था 2 कितने पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे इस एयर मॉलिक्यूल्स के अंदर वाटर वेपर अवेलेबल था 2 ml। इसका मतलब है कि ये होगी इसकी ह्यूमिडिटी। लेकिन बेटा आप और मैं ह्यूमिडिटी तो बहुत आसानी से नहीं निकाल सकते। ह्यूमिडिटी कौन निकालेगा, सर ह्यूमिडिटी निकालेगी एक इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट ह्यूमिडिटी निकालती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर पे हम लोग ह्यूमिडिटी को निकालेंगे, अंडरस्टूड, ओके। अब समझिएगा, एक बात बताओ कितनी इसकी कैपेसिटी है, 10 ml है, तो इसका मतलब है इसे कहते हैं ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। ह्यूमिडिटी कैपेसिटी यानी आर्द्रता की जो क्षमता होती है कितनी है, 10 ml, ओके। कितना अवेलेबल है, 2 ml, कितने टेम्परेचर पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे। टेम्परेचर घटाओ, 25 की जगह करो 20 डिग्री सेल्सियस, 20 की जगह करो 15 डिग्री सेल्सियस, 15 की जगह करो 10 डिग्री सेल्सियस, 10 की जगह करो 5 डिग्री सेल्सियस। देखो 25 डिग्री सेल्सियस पे मान के चल लीजिए ये अवेलेबल हो जाएगा 4 ml। देखो तापमान घटा ह्यूमिडिटी बढ़ी, 15 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर हो जाए, ये ह्यूमिडिटी हो जाएगी इस पे 6 ml, टेम्परेचर घटा ह्यूमिडिटी बढ़ गई, 8 ml जो हो जाएगा वो 10 डिग्री सेल्सियस पे होगा, और वो तापमान जिस पे ये सैचुरेटेड हो जाएगा, यानी जितनी इसकी कैपेसिटी थी, कैपेसिटी कितनी थी, कैपेसिटी 10 ml थी, कितने किस तापमान पे जाकर के सैचुरेटेड होगी, ये 5 डिग्री सेल्सियस पे तापमान पे जाकर के सैचुरेटेड होगी। तो आप ये कहेंगे सर जो तापमान होगा, जिस तापमान पे ये एयर मॉलिक्यूल्स अपना 100% हो जाए, 100%, यानी उसकी कैपेसिटी के, उसकी क्षमता के 100% हो जाए, वो तापमान क्या कहलाएगा, उस तापमान पे जिस पे कोई एयर मॉलिक्यूल्स अपना 100% हो जाए, सैचुरेटेड हो जाए 100%, हिंदी में कहलाता है संतृप्त बिंदु, इंग्लिश में कहलाता है सैचुरेशन पॉइंट। आपको 2 रोटी की भूख थी, आपने 2 रोटी खा ली, 2 के बाद तीसरी रोटी की भूख नहीं है ना, आप तीसरी रोटी खा सकते हैं, तो वो आपका सैचुरेशन पॉइंट है कि नहीं। चलो, तो सर जिस तापमान पे कोई एयर मॉलिक्यूल संतृप्त होती है वो तापमान जो है उष्मांक बिंदु कहलाता है। वो तापमान उष्मांक बिंदु के नाम से जाना जाता है। तो व्हाट इज ड्यू पॉइंट, सर जिस तापमान पे कोई भी एयर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाती है, 100% हो जाती है, तो उस तापमान को हम लोग क्या कहते हैं, उष्मांक बिंदु। यहां तक की कहानी समझ में आ गई। क्लाउड्स एंड रेनफॉल अभी हमने किया नहीं है, क्योंकि उसको करने के लिए हमें ह्यूमिडिटी करना है। ह्यूमिडिटी ये है, और ह्यूमिडिटी के टाइप्स कितने होते हैं, ह्यूमिडिटी के सर 2 टाइप होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, एक होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम हमेशा परसेंटेज में मेजर करते हैं, और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को हम हमेशा ग्राम
पर क्यूबिक मीटर के अंदर मेजर करते हैं, ये डिफरेंस है। अशोक दीक्षित जी वेरी गुड मॉर्निंग। तो रिलेटिव और एब्सोल्यूट हो गया। अब एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है? सर जितना अवेलेबल है ना वाटर, दैट इज एब्सोल्यूट। मतलब बेटा मान के चलिए कि अभी आपने अपनी मॉम को कहा कि मम्मी पानी लेकर के दो, पानी लाओ। अब माँ ने पानी कितना दिया आपको? एक गिलास के अंदर। क्या नाप के देती हैं कि भाई मेरा बेटा, मेरा राजा बेटा सिर्फ 60 ml जो है वो लिक्विड लेता है, 60 ml पानी लेता है, ऐसा? नो भाई, गिलास में जितना भी आ गया उनको लगा कि हाँ ये है तो पी लो। उस गिलास के अंदर जितना भी लिक्विड अवेलेबल है वो है क्या? एब्सोल्यूट। मतलब अगर आपने पानी उस गिलास के अंदर आधा भरा है पीने के लिए, तो उस गिलास में जितना पानी अवेलेबल है वो एब्सोल्यूट है। अगर आधा है तो दैट इज एब्सोल्यूट, पौना है तो एब्सोल्यूट। मान के चलो 100% में से 50% अवेलेबल है, तो इसका मतलब आप ये 50 ml 100 ml कि वो गिलास है उसमें से 50 ml लिक्विड अवेलेबल है, तो वो उसकी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होगी। 50 की जगह 60 ml अवेलेबल है, वो उसकी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होगी। 60 की जगह 80 ml अवेलेबल है, वो उसकी एब्सोल्यूट होगी। और अगर 80 ml है और फिर आपने पानी में लिया और उसमें सिर्फ 10 ml भी अवेलेबल है, तो वो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होगी। कहने का मतलब है तो बात तो वही आ गई ना डियर कोमल, कि अगर इस तरीके से कभी आए तो उस एयर मॉलिक्यूल्स के अंदर जितना मौजूद है वो एब्सोल्यूट है। अभी इस रूम के अंदर तापमान है, ह्यूमिडिटी है, तापमान के हिसाब से ह्यूमिडिटी में फर्क होगा, लेकिन मैं नहीं नाप सकता। लेकिन जितना भी अभी इस रूम के अंदर ह्यूमिडिटी अवेलेबल है वो एब्सोल्यूट है या नहीं? हाँ सर, जितना अवेलेबल है वो हमेशा एब्सोल्यूट होता है। अब रिलेटिव क्या होता है? सर रिलेटिव को निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी डिवाइड में ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी डिवाइड में ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, और इसको मल्टीप्लाई कर दो बेटा 1/1000, सॉरी माफी चाहूंगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से। जब आप किसी को भी मल्टीप्लाई करते हो 100 से तो क्या निकाल रहे हो आप? परसेंटेज। इसलिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी परसेंटेज में निकलती है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कितनी है? मान के चलो कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी 6 ml है, 6 ml एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। कितनी कैपेसिटी है उस एयर मॉलिक्यूल्स की? सर उस एयर मॉलिक्यूल्स की 10 ml की कैपेसिटी। तो बेटा मल्टीप्लाई करना है इसको। मल्टीप्लाई सर जैसे ही मैंने इससे किया तो परसेंटेज निकल करके आ गया 60। तो इसका मतलब 60% क्या है? 60% सर रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अंडरस्टूड? और ये ध्यान रख लेना, जब भी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% के आसपास हो, या तो 100% हो जाए या 100% के आसपास हो जाए, इसका मतलब यह है कि बारिश होने वाली या बारिश होने की संभावना है। संभावना नहीं कहो आप, ये कहो बारिश होगी। इसका मतलब बारिश होने के लिए आपकी जो ह्यूमिडिटी होनी चाहिए वो 100% के आसपास होनी चाहिए। लेकिन अगर 60% से ऊपर भी है तो वो भी एक प्रोबेबिलिटी बना देती है। ये कह लो साधारण शब्दों में, अगर सर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% से ज्यादा है तो संभावना है बारिश की। अब जैसे कि रात को बारिश हुई थी हिसार में, है ना? अब जैसे बच्चे मैं अगर ह्यूमिडिटी देखो, जैसे कि आज का आप लोग जो है वेदर देखो फोन के अंदर, तो फोन इज द बेस्ट। अब क्या थर्सडे है? टुडे टुडे देखो, आज जो मैं देख पा रहा हूं ह्यूमिडिटी 28% है। तो ह्यूमिडिटी 28% मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 28% है, तो क्या बारिश होगी? द आंसर इज नो। इस सर्कमस्टांसेस में बारिश नहीं होगी। ठीक है? थर्सडे की अगर मैं बात करूं तो रात के अंदर जो ह्यूमिडिटी है 54% है। रात में जो ह्यूमिडिटी है वो 54% दिखा रखी है, कि मतलब हो सकती है। मतलब 60% के नजदीक तो वहां भी नहीं है, तो उसका मतलब है रात में भी बारिश नहीं होगी। ठीक है? तो इस तरीके से आप एक अंदाजा लगा सकते हो। जयपुर का शो हो रहा है, हमारे में तो क्लास लेफ्ट हो जाएगी सर।
कोई दिक्कत नहीं कोमल जी, देखने की जरूरत नहीं, मैंने बता दिया। जयपुर में हो रहा है इसका मतलब ह्यूमिडिटी वहां ज्यादा है, अंडरस्टूड है, सिंपल सी कहानी। तो ह्यूमिडिटी का कंसेप्ट समझ में आ गया। वन इज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एंड सेकंड वन इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। कैसे निकालना है वो क्लियर है। अब सर मुझे ये बताओ कि भाई बारिश होती कैसे है, बारिश होने की कंडीशंस। रेनफॉल कैसे होती है? रेनफॉल के लिए सबसे पहले आपको कोई वाटर बॉडी चाहिए, कोई पानी का क्षेत्र चाहिए और बड़ा क्षेत्र चाहिए। अगर ये पानी का क्षेत्र गर्म होगा तो गर्म होगा तो सर यहाँ से एयर जो है ऊपर की तरफ उठेगी, ऊपर उठेगी मतलब नमी को लेकर के जाएगी, पानी की नमी को ऊपर लेकर के जा रही है। बोलो हाँ या ना। जैसे ये ऊपर उठेगी, इस पानी की नमी को ऊपर ले जाने को हम लोग कहते हैं वाष्पीकरण, यानी एवोपोरेशन। एवोपोरेशन। जैसे जैसे हाइट पे जाती जाएगी उसका तापमान क्या होता जाएगा, सोचो। तापमान घटता जाएगा, क्योंकि ऊपर जाते वक्त तापमान घट रहा होता है। तापमान घटेगा तो क्या बढ़ता जाएगा, ह्यूमिडिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। ह्यूमिडिटी बढ़ती जाएगी तो एक हाइट पे होने के बाद क्या होगा सर, जो गैसेस के जो मिश्रण होते रहे, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस होते हैं, मतलब क्या बोलते हैं इसे, एटमॉस्फेयर के अंदर सर गैसेस अवेलेबल होते हैं। एटमॉस्फेयर के अंदर छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स अवेलेबल होते हैं, छोटे कण, ठोस जो होते हैं, छोटे कण, जैसे डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होते हैं, तो वो अवेलेबल होते हैं। आपने कई बार देखा होगा घर में जब आप लेटे हो और अगर जो छत है, छत के से अगर रोशनी छन करके आती है तो आप देखोगे उस रोशनी के अंदर जो है वो छोटे छोटे कण जो हैं वो फ्लोट करते हुए दिखते थे। अगर आपको याद हो तो बचपन में देखते थे, अभी भी दिखेंगे। लेकिन लोगों ने अब क्या किया है, जो घर बना रहे हैं वो घर में उस रोशनदान का इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए लाइट जो है छन करके नहीं आ पाती, और छन करके नहीं आ पाती तो इसलिए देखेंगे वो टिंडल इफेक्ट नहीं देखेगा, जो हम लोग टिंडल इफेक्ट देखते थे बचपन में। तो टिंडल इफेक्ट अब देखने को नहीं मिल रहा है ना। लेकिन टिंडल इफेक्ट देखोगे तो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं। वो पार्टिकल्स जब ऊपर जाती वक्त जो नमी होती है, जिसका तापमान कम होता है, और वो पार्टिकल्स जब दोनों मिलते हैं तो क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। कंडेंस हो जाते हैं तो क्या बनेंगे, बादल बनेंगे। और बादल के अंदर ये जो पानी है, जो नमी ऊपर की तरफ गई, बादल के अंदर ये जो जमा होता है, ये क्रिस्टल्स में जमा होता है। इसे स्नो क्रिस्टल्स कहते हैं एक तरीके से, मतलब वैसा ही दिखेगा आपको, स्नो क्रिस्टल जैसा। ये क्रिस्टल्स होते हैं। ये क्रिस्टल कैसा है, क्रिस्टल सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, क्रिस्टल है सॉलिड। तो इसका मतलब है कि अगर एग्जामिनर ये सवाल पूछे कि बादलों के अंदर जो आपको वेपर मिलते हैं, वाटर वेपर जो अवेलेबल होते हैं, वो किस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, सॉलिड में, लिक्विड में या गैस में? द आंसर इज सॉलिड। फिर सर इस बादल के अंदर बार बार नमी आ रही होती है, तो इससे क्या होता है कि इस बादल की रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो 60% से ज्यादा जा रही होती है, या ये कह लीजिए कि लगभग लगभग 100% के नजदीक पहुंचने की कोशिश करती है। जैसे ही रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% के नजदीक आई, वैसे ही क्या हो जाएगा, दूसरा, जैसे बादल बनेंगे सर, इस प्रक्रिया को कहते हैं कंडेंसेशन। बादल बनना मतलब कंडेंसेशन, यानी संघनन की प्रक्रिया। और इस कंडेंसेशन के बाद क्या होगा सर, ये जो क्रिस्टल्स होते हैं, आप ये कहेंगे कि सर एक बात बताइए, बारिश तो बारिश होती है, क्रिस्टल्स तो होते नहीं हैं, तो ये क्रिस्टल्स कैसे पानी में बदल जाते हैं? तो आप समझिए कि जब इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60 से अब वो चली जाती है तो बहुत हद तक चांस है कि ग्रेविटी, जो गुरुत्वाकर्षण है, वो इस क्रिस्टल को कहेगा कि नीचे आ जाओ। जब क्रिस्टल सब नीचे आएंगे तो क्या होता है कि क्रिस्टल बहुत फ्रिजाइल होते हैं। फ्रिजाइल मतलब बहुत ही सेंसिटिव, मतलब थोड़ा आगे बढ़ेंगे गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सर ये लिक्विड में चेंज हो जाएगा, और इस तरीके से बारिश हो जाती है। और जब बारिश होती है बच्चे, इसी को कहते हैं आप लोग प्रेसिपिटेशन, जिसे वर्षण बोल सकते हैं। तो ऐसे बारिश होती है। तो आप कहेंगे एवोपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, तीनों का तगड़ा रोल, तीनों का तगड़ा रोल।
तक डाउट बच्चे, कुछ पूछना है यहां तक? अंडरस्टूड। बढ़ो आगे। अब हम जाते हैं किस पे? क्लाउड्स पे, बादलों के प्रकार पे। जब आप बादलों के प्रकार पे बात करते हैं, क्लाउड्स के टाइप पे बात करते हो, तो सबसे पहले आप हाइट के अनुसार बात कीजिए कि हाइट के अनुसार जो है कौन सा क्लाउड सबसे पहले दिखेगा। आप कहेंगे सर सबसे पहले जो क्लाउड्स दिखते हैं उनको हम लोग स्ट्रेटस क्लाउड्स कहते हैं। थोड़ा गौर फरमाइएगा, एक लेयर के ऊपर दूसरी के ऊपर तीसरे के ऊपर चौथी, यानी लेयर टू लेयर फॉर्मेशन है। तो सतरी जो है यहाँ पर जमाव है, सतरी जमाव है, इसलिए स्ट्रेटस या फिर सतरी बादल कहते हैं इसे। आप थोड़ा हाइट पे जाएंगे तो इसको कहते हैं क्यूमुलस यानी कपासी। जो टिंडे से कपास निकलता है ना, जिस तरह से निकलता है, मतलब प्लफी जैसा, मतलब काफी, मतलब समझ रहे हो, नॉर्मल, मतलब प्लफी किसे हिंदी में क्या कहते हैं इसे, जैसे नहीं टेडी बियर फरवरी में यूज होता है तो प्लफी बहुत होता है, मतलब उसे दबाओगे तो वो काफी दबेगा, स्पंज जैसा, मतलब काइंड ऑफ, तो प्लफी है। तो वैसा ही इसकी शेप दिखेगी, इसलिए इसे कपासी यानी क्यूमुलस क्लाउड्स कहते हैं। और जब आप हाइट पे और जाओगे तो आपको के जो पंख होते हैं ना, फेदर, उस जैसी शेप दिखेगी, इसलिए इसे कहते हैं कायरस यानी पक्षाब। तो हाइट के अनुसार जो आपको बादल दिखेंगे वो ये दिखेंगे। पहला जो एग्जामिनर के लिए सवाल है वो आपसे ये पूछता है कि हाइट के अनुसार आप ये बताइए कि कौन से बादल पहले मिलेंगे, फिर कौन से, फिर कौन से। और ये ध्यान रख लेना, जहां स्टेटस हो समझ जाओ कि वो क्लाउड सबसे नीचे होंगे, और जहां कायरस हो, पक्षाब हो, वो क्लाउड सबसे ऊपर होंगे। ये ध्यान रख लेना। कैसे सर? अब ये क्या होते हैं कि बादलों में ये एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, गुथे हुए होते हैं। जब इनका अलग अलग बादलों का जब मिश्रण तैयार होता है तो उस मिश्रण से टोटल 10 टाइप के क्लाउड स्टार्ट होते हैं। तो बादलों के जो प्रकार हैं टोटल 10 हैं। ये हाइट के अनुसार है, लेकिन जब मिश्रण कर देते हो तो मिश्रित करने पे आपको 10 टाइप के क्लाउड्स दिखेंगे। वो क्लाउड जो 2 किलोमीटर की रेंज तक आपको मिलेंगे, उस क्लाउड्स में आपको 5 टाइप्स के क्लाउड्स मिलेंगे। इसमें सबसे नीचे जो क्लाउड्स मिलेगा उसे हम स्ट्रेटस क्लाउड्स कहते हैं। अब देखो यहां पर है एक वर्ड क्यूमुलस, और यहां पर भी है एक क्यूमुलस, एक है क्यूमुलोस्ट्रेटस, एक है क्यूमुलस स्ट्रेटस। ये बताओ इन दोनों में से स्ट्रेटस किस में आता है? स्ट्रेटस आता है सर नीचे वाले में, इसलिए स्ट्रेटस नीचे रहेगा और क्यूमुलस ऊपर रहेगा। ऐसा नहीं कि क्यूमुलस नीचे कर देंगे, देखो दोनों ही शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। एक सिर्फ क्यूमुलस है और एक है क्यूमुलोस्टेटस, दोनों में क्यूमुलस शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन स्टेटस किस में हुआ? और हमें क्या पता है, स्टेटस जहां जाएगा वो नीचे हो जाएंगे, इसलिए क्यूमुलोस्टेटस क्यूमुलस। इसके बाद एक है निम्बो स्टेटस, क्यूमुलो निम्बस। यहां पर आपको दो तरह के निम्बोस दिख रहे हैं, एक निम्बो यहां है, एक निम्बो यहां है, लेकिन इन दोनों में एक के साथ क्यूमुलस शब्द जुड़ा हुआ है, एक के साथ स्टेटस शब्द जुड़ा हुआ है। एक बात तो क्लियर होगी कि क्यूमुलो जो होगा वो ऊपर होगा, स्टेटस कहां होगा? नीचे होगा। दोनों में क्या है? निम्बो छोड़ दो, जो स्टेटस उसे नीचे कर दो और क्यूमुलस को ऊपर कर दो।
क्लियर यहां तक की कहानी जी। तो कितना टाइप के क्लाउड्स हो गए? 5 टाइप के क्लाउड्स हो गए। इसके बाद सर जो 6 किलोमीटर की रेंज तक क्लाउड्स मिलेंगे वो 2 टाइप के होते हैं। इसमें एक क्लाउड हो के साथ आप शब्द दोनों के साथ इस्तेमाल करोगे शब्द एल्टो। एल्टो मतलब जो बहुत ऊपर नहीं है बहुत नीचे नहीं है, लेकिन एल्टो एक के साथ कहोगे स्ट्रेटस और एक के साथ कहोगे क्यूमुलस। तो देखिए एल्टो क्यूमुलस और एल्टो स्ट्रेटस में नीचे कौन होगा? सर जिसके साथ स्ट्रेटस वर्ड होगा वो नीचे होगा, क्यूमुलस ऊपर होगा। फिर आप जाएंगे जो 12 किलोमीटर की रेंज तक जो क्लाउड्स मिलेंगे वो होंगे 3। इसमें सबसे पहले आप देखिए तीनों के साथ शब्द का इस्तेमाल क्या होगा? कायरस, कायरस, कायरो, कायरो। अब आप ये बताइए कि कायरो स्ट्रेटस कहां होगा? डेफिनेटली सबसे नीचे होगा कायरो स्ट्रेटस। कायरो क्यूमुलस कहां होगा? सर बीच में होगा कायरो क्यूमुलस। और फिर सिंपल कायरस कहां होगा? सबसे ऊपर। तो जब इन क्लाउड्स के मिश्रण तैयार होते हैं तो टोटल 10 टाइप के क्लाउड्स होते हैं। ये ध्यान रख लेना, यही ऑर्डर में आपको ऊपर जाना है। 10 क्लाउड्स हो गए। अब स्ट्रेटस क्लाउड्स को स्ट्रेटस क्लाउड्स क्यों कहते हैं? इसका आंसर साफ है, क्योंकि सतर है। क्यूमुलो को क्यूमुलस क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी अपीयरेंस जो है कपासी है। इसको कायरस क्यों कहते हैं? क्योंकि पक्षी के आकार में। अब समझिएगा, जिसके साथ ये तीनों शब्द हो स्ट्रेटस, क्यूमुलस और कायरस, तीन ही शब्द दिखेंगे सबके साथ, ये जुड़े हुए हैं। अब आप समझिएगा, जैसे कि यहां पर एक वर्ड है क्यूमुलो स्ट्रेटस, इसका मतलब है कि ये वो बादल है जिसमें आपको प्लफीनेस भी दिखेगी और लेयर टू लेयर फॉर्मेशंस भी दिखेगी। उसके बाद कायरोक्यूमुलस, कायरोक्यूमुलस मतलब जिसमें पक्षी के पंख जैसे आकार भी दिखेगी और प्लफीनेस भी दिखेगी। पक्षी के पंख के आकार दिखेगी और स्ट्रेटिस्फाइड लेयर में दिखेगी, तो इसलिए कायरोस्ट्रेटस। समझिए, इन दोनों को जोड़ोगे तब जाकर के इस तरह के वर्ड आएंगे। अब ये 10 के 10 आपको याद रखना बहुत आसान है, बस एक बार रिवीजन करना है, काम खत्म। इनमें से कौन से बादल वो होंगे जो बारिश करेंगे? सबसे ज्यादा बारिश कौन से करेंगे क्लाउड्स, या कह लीजिए बारिश करने वाले क्लाउड्स कौन क्या है? ये 10 के 10 क्लाउड जो हैं क्या वो बारिश करेंगे? आंसर इज नो। सारे बादल सर बारिश नहीं करते। यहां पर 2 ही बादल बारिश करेंगे जिसके साथ नींबू शब्द का इस्तेमाल होगा। जिसके साथ नींबू शब्द का इस्तेमाल होगा वहां पर सिर्फ 2 ही क्लाउड्स होंगे, निम्बोस्ट्रेटस, क्यूमुलोनिम्बस। समझ लो कि जिसके साथ नींबू है, नींबू ले लो, निचोड़ लो, रस नीचे आएगा। इसलिए जिसके साथ नींबू है, निचोड़ लो, पानी नीचे आएगा, तो वही बारिश करते हैं। इन दोनों क्लाउड्स में एक डिफरेंस समझ लो आप लोग। अगर ये देखो, अगर जैसे कि बेटा ये मान के चलो एक पहाड़ी है, ठीक है। इस पहाड़ी पे जो पवन चढ़ेगी कैसे चढ़ेगी? हल्के हल्के, हल्लू हल्लू, है कि नहीं? हल्लू हल्लू पहाड़ी पे चलेगी। जब हल्के हल्के पवन चलेगी ना, तो ध्यान रख लेना यहाँ जो क्लाउड्स बनेंगे वो हमेशा निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड्स बनेंगे। कौन से क्लाउड्स बनेंगे? निम्बोस्ट्रेटस। मतलब बारिश तो करेंगे बट मूसलाधार बारिश नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सर मूसलाधार बारिश के लिए एक क्लाउड्स रेस्पॉन्सिबल है, जिसे आप लोग मूसलाधार कह लो, जिसे आप लोग हैवी रेनफॉल कह लो। क्या? अब एक बात बताओ, अगर मूसलाधार बारिश होगी तो क्या इस बादल के अंदर तड़ित झंझा पैदा होंगे? तड़ित झंझा जिसको आप लोग लाइटनिंग कहते हो, जिसमें तड़ित झंझा पैदा होंगे, लाइटनिंग पैदा होगी। ठीक है, तड़ित झंझा या लाइटनिंग पैदा होगी। तो बताइए मूसलाधार बारिश की कौन करते हैं? क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। तड़ित झंझा या लाइटनिंग जो बिजली कड़कती है वो किस में कड़केगी? इसी में कड़केगी। निम्बोस्ट्रेटस के अंदर बारिश होती है, बस मूसलाधार नहीं होती। अच्छा सर मूसलाधार बारिश कहाँ होगी?
जहाँ क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनेंगे। सर यहाँ कहाँ क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनेंगे, मैं बताता हूँ। अगर मान के चलो कि पवन जो है बेटा ऐसे आ रही है, जमीन से जुड़ी हुई, अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाए कि अचानक से ये पवन ऊपर, ओके मैं कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गया, अचानक से पवन ऊपर उड़ जाए, अचानक से पवन ऊपर उड़ जाएगी तो ये देखो बिल्कुल परपेंडिकुलर खड़ी होगी। जब ये परपेंडिकुलर खड़ी होगी तो ध्यान रख लेना कि यहाँ पर जो क्लाउड्स बनेंगे वो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनेंगे, और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनेंगे तो यहाँ पर जो बारिश होगी वो रेनफॉल होगी, हैवी। ध्यान रखा, कहाँ निम्बोस्टेटस बनेंगे, कहाँ क्यूमुलोनिम्बस बनेंगे। तो सर बारिश तो ये भी करेंगे लेकिन उतने नहीं जितने ये करेंगे। तो सडन अमाउंट अगर उठे वेपर्स का, एवोपोरेशंस हो, अचानक से ये पवन ऊपर उठे तो वहां पर बनेंगे क्यूमुलोनिम्बस, धीरे धीरे उठे तो निम्बोस्टेटस। ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। क्लियर? चलो वापस आ जाओ। तो ये हो गया, इसको समझने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ ज्यादा कुछ खास आता नहीं है इसमें, कुछ है भी नहीं इसमें। कार्यस क्लाउड्स, सबसे पहले रेशम की तरह सफेद क्लाउड्स कौन से दिखेंगे? तो आप कहेंगे रेशमी सफेद बादल, रेशम की तरह सफेद होते हैं, तो रेशमी सफेद बादल कौन से होंगे? ओले किस कारण आते हैं? अशोक दीक्षित जी, कोई दिक्कत नहीं, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं। रेशमी सफेद क्लाउड्स कौन से होंगे? कायरस क्लाउड्स रेशमी सफेद होंगे। ओके सर, किस क्लाउड्स के अंदर हेलो की फॉर्मेशन होगी? हेलो फॉर्मेशन, जिसे आप लोग कहते हैं प्रभा मंडल। सर ये प्रभामंडल क्या होता है? बेटा कहीं पे आपने ऐसा कुछ देखा कभी कि जैसे ये मून है, चांद है, इस चांद के चारों ओर एक छल्ला बनता हुआ दिखा हो कभी आपको रात को? अगर आंसर है यस, हमने ऐसा देखा, तो समझ जाओ उसी को हेलो कहते हैं। जब कायरोक्यूमुलस क्लाउड्स होते हैं तो कायरोक्यूमुलस क्लाउड्स के अंदर जब ये लाइट पड़ती है तो वो रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन जो फिनोमेना होता है फिजिक्स का, वो यहाँ पर अप्लाई होता है, और उस अप्लाई होने की वजह से यहाँ पर एक छल्ला बनता हुआ दिखेगा, तो इसी को हम लोग कहते हैं हेलो। जब आप छोटे थे, जब छोटों में आप लोग रामायण महाभारत देखते थे, तो जब कोई देवता प्रकट होता था तो सिर के पीछे गोल गोल चक्री चमकती हुई दिखती थी, हेलो है उस, मतलब वैसा ही कुछ देखेगा, उसी को हेलो कहते हैं। और कायरोस्टेटस क्लाउड जो होता है इतना कुछ खास नहीं है, बस इसमें इतना ध्यान रख लेना, इसे मैकरेल क्लाउड्स के नाम से भी जाना जाता है। दिस इज मैकरेल क्लाउड्स। यहां तक किसी को किसी तरह की दिक्कत है तो बताइए, मतलब इस इतने पॉइंट तक।
तो आपने ये सवाल पूछा मुझसे, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप मुझसे एक क्वेश्चन करेंगे कि सर आपने इस क्लाउड्स को मैकेरल क्लाउड्स क्यों दिया, मतलब मैकेरल क्लाउड्स क्यों कहते हैं, क्योंकि बाकी सबको तो हम समझ गए, उसमें तो ज्यादा कुछ समझने जैसी चीज नहीं है, लेकिन क्या कारण है कि इसे मैकेरल बोला जाता है। व्हाट इज मैकेरल? मैकेरल एक्चुअली एक मछली होती है। अगर आप थोड़े बहुत एनवायरनमेंट वगैरह से अपडेट रहते हैं तो मैकेरल जो होता है वो एक मछली होती है। तो मैकेरल मछली के जो फिन होते हैं, मतलब जो किनारे होते हैं, जो स्किन होते हैं, उस स्किन के ऊपर जो वो छोटे छोटे होते हैं ना, उसके ऊपर लेयर होती है, छोटे लेयर्स होते हैं, क्या बोलते हैं उसे, आई डोंट नो एग्जैक्टली। तो छोटे छोटे लेयर होते हैं। तो एक्चुअली में जो ये क्लाउड्स होते हैं, कायरोस्ट्रेटस, ये क्लाउड्स में वैसे वैसे स्पॉट बनते हुए दिखते हैं, छोटे 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 स्पॉट्स। तो उसकी अपीयरेंस ऐसे लगती है जैसे मछली के स्किन के ऊपर जो छोटे छोटे पोर्स बने होते हैं वैसे, इसलिए इसे मैकेरल क्लाउड्स बोल देते हैं या फिर मैकेरल स्काई बोल देते हैं। मतलब आसमान में आपको इस तरह से बिखरे हुए दिखेंगे जैसे कि वो स्किन का हिस्सा हो, तो इसलिए मैकेरल। समझ में आया? इसलिए इसे मैकेरल क्लाउड्स कहते हैं। इसलिए सवाल ये आता है कि इनमें से कौन सा क्लाउड है जिसे मैकेरल क्लाउड या मैकेरल स्काई कहते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और बारिश के लिए रेस्पॉन्सिबल जो क्लाउड्स होते हैं वो दो होते हैं, ध्यान न रख लेना, जिसके साथ निंबू शब्द का इस्तेमाल हो जाए बारिश करेंगे। और इसमें भी अगर टेक्निकल पे गए, हालांकि जाएगा नहीं एग्जाम में, हरियाणा से कितनी औकात नहीं है कि टेक्निकल जाए, एचसीएस में नहीं जाते यार टेक्निकल, तो अपने लेवल पे कहाँ जाएंगे। अगर वो सवाल पूछे कि कहाँ कौन से क्लाउड्स बनते हैं तो ये आंसर करना, निम्बो स्टेटस कहाँ बनते हैं और क्यूमुलोनिम्बस कहाँ बनते हैं। एक बिस्किट आता है सीएनसी, सीएनसी बिस्किट से याद रख लेना, हैवी रेनफॉल करते हैं। चलिए, अच्छा सवाल था किसका, ओले कैसे बनते हैं, ओले के फॉर्मेशंस कैसे होती है। डियर जी समझिए, अशोक दीक्षित जी, ओले की फॉर्मेशन बेटा, जैसे कि ये हमारा जमीनी हिस्सा हो गया, इस जमीनी हिस्से के अंदर मतलब ये लैंड पोर्शंस के साथ जो विंड्स होगी, कोई भी विंड है वो अचानक से राइज करे, अपने साथ नमी लेकर के ऊपर जाए, तो होगा क्या, हाइट बढ़ने के साथ हमें भी पता है कि टेम्परेचर जो है वो डाउन होता है। हाइट बढ़ने के साथ जैसे ऊपर जाए, अब इसके अंदर क्या था, इसके अंदर था बेटा लिक्विड, या जिसे वेपर कहते हैं, इसके अंदर था वेपर, और अभी तक ये वेपर ही है। लेकिन जैसे आप इस लेयर में आए, ये तो आपका स्पेस आसमान है, स्काई रीजन है, जैसे ही एक बीच रीजन में आए, जैसे जिसे हम लोग सुपर कूल्ड रीजन कहते हैं, मतलब इसका तापमान ऑलरेडी बहुत कम है, सुपर कूल्ड रीजन है। सुपर कूल्ड, कूल्ड मतलब 0 डिग्री सेल्सियस है, सुपर कूल्ड मतलब 0 के नजदीक या 0 से कम। जैसे ही ये राइज होगा, ये वेपर कहाँ पहुंचेगा, इस लेयर में पहुंचेगा। अगर ये सुपर कूल्ड रीजन है, इस लेयर में पहुंचेगा तो क्या होगा, ये वेपर जो है आसपास जो छोटे मोटे और वेपर होंगे उनसे मिल जाएगा, मिलने से ये बड़ा होगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा, ये इतना बड़ा होगा कि नीचे से आने वाले लेयर जो है या एयर जो है इसे संभाल नहीं पाएगी, और जब संभाल नहीं पाएगी तो ये नीचे गिर जाएंगे। जब ये नीचे गिरेंगे तो इसी को आप लोग कहते हैं हेल, हेल, हेल जिसको आप लोग ओलावृष्टि भी कह देते हो। जो अभी आपने हाल फिलहाल देखा है, अभी हाल फिलहाल कई जगह हेल देखा है, तो इसका मतलब हेल कैसे आया है, गर्म पवनें जब अचानक ऊपर उठी, सुपर कोल्ड रीजन में पहुंची, और वहां से वो वेपर किस में चेंज हुआ, बर्फ में चेंज हुआ, यानी हेल में चेंज हुआ। और हेल अगर आसपास के रीजन में दूसरे वेपर अवेलेबल थे तो वो ग्रो कर गया, ग्रो कर गया, बड़े हो गए, बड़े हो गए तो वो संभाल नहीं पाएगा, वो रीजन संभाल नहीं पाएगा, वो नीचे गिर जाएंगे। जब नीचे गिरेंगे उसी को आप हेल कहते हैं, ओलावृष्टि कहते हैं। अब आप ये कहेंगे कि सर कई बार है ना बड़े क्रिस्टल ना गिर के छोटे छोटे क्रिस्टल्स गिरते हैं, उसको आप लोग स्लिट बोलते हो। हेल अगर नहीं है तो आप कहोगे कि स्लिट गिरेंगे, यानी अगर बड़ा हिस्सा है तो वो हेल है, और अगर छोटे हिस्से हैं तो वो स्लिट है, बस इनके साइज का डिफरेंस होता है। आई थिंक अशोक जी क्लियर हो गया आपका ये डाउट, आई होप सो। आगे बढ़िए, ये टॉपिक क्लियर हुआ, क्लाउड्स हो गया, क्लाउड्स क्लियर हुआ, तो अब हम चलेंगे कहां पे, हम चलेंगे रेनफॉल पे। रेनफॉल पे, रेनफॉल यानी वर्षण। अब दुनिया में कितने टाइप के वर्षण होते हैं, दुनिया में 3 टाइप के वर्षण होते हैं। सबसे पहला जो वर्षण होता है उसे कहते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल, जिसे आप लोग आप संवहनीय वर्षा, संवहन,
व्हाट इज संवहन? सर अगर कोई हिस्सा बहुत गर्म है, बताइए पृथ्वी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा गर्म होता है? 0 डिग्री। 0 डिग्री वाला अगर हिस्सा गर्म है तो इसके कांटेक्ट में जो विंड आएगी वो भी क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। गर्म होकर के हल्की होकर के जब ऊपर उठेगी, फिजिक्स में इसी को संवहन कहते हैं। व्हाट इज संवहन? अगर कोई हॉट बॉडी है, हॉट बॉडी के कांटेक्ट में जो भी होगी वो गर्म होकर हल्की होकर के ऊपर उठेगी। इसलिए आप देखना, अगर कभी खाना वगैरह बनाते हो तो जो हमारे घर में लेडीज होती हैं वो क्या करती हैं, जब चढ़ाती हैं और जब फ्लेम देती हैं तो थोड़ी देर बाद है ना, लेडीज जो हैं अगर समझदार होगी तो वो तवे को हाथ नहीं लगाएगी। तवे के ऊपर जो है वो एक मतलब बेसिकली उसकी हीट को महसूस करेगी। वो हीट कैसे महसूस हुआ? वो हीट महसूस हुआ उसके कांटेक्ट में, उस तवे के कांटेक्ट में जो एयर होगी डेफिनेटली वो गर्म होकर के हल्की होकर के ऊपर उठ रही होगी। वो भी कैसी होगी? वो भी गर्म होगी। तो जो समझदार लेडी होती है वो तवे के ऊपर हाथ डाल करके देखती हैं कि बेसिकली कितना गर्म होगा। अब क्योंकि वो डेली काम कर रही है इसलिए अंदाजा होता है कि कब उनको रोटी बनानी। समझ में आया? तो जब इस तरह की कोई सिचुएशंस तैयार होगी और गर्म होकर के हल्की होकर के ऊपर उठेगी, इसे संवहन कहते हैं, जो आप किसी भी हॉट बॉडी के आसपास देख सकते हो। अंडरस्टूड? तो संवहन क्या है? ये। अब ये संवहन सबसे ज्यादा कहां होगा? 0 डिग्री पे। इसलिए इस संवहन से नमी ऊपर की तरफ जाएगी। क्या बनेंगे? क्लाउड्स बनेंगे। क्लाउड्स कैसे बन रहे हैं? आप देखिए क्लाउड्स कैसे बन रहे हैं। बिल्कुल सीधे बन रहे हैं या साइड में बन रहे हैं? सीधे बन रहे हैं। और मैंने क्या बताया, अगर एग्जैक्टली 90 डिग्री पे बने तो इनकी मतलब सीधे जो 90 डिग्री पे बनेंगे कौन से क्लाउड्स होंगे? क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स होंगे। और जब क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स होंगे तो कैसी बारिश करेंगे? हैवी रेनफॉल करेंगे बेटा। इसका मतलब है कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में दिन में डेली बारिश होती है। दिन में डेली बारिश होती है। दिन में मतलब हर दिन यहाँ बारिश होती है। और क्योंकि यहाँ पानी बहुत भरा पड़ा है इसलिए यहाँ पर आपको जो पेड़ पौधे मिलेंगे उनकी बहुत अधिकता होगी। हाँ या ना? जो पेड़ पौधों की अधिकता होगी वो बहुत ज्यादा होगी। तो इससे आपको यहाँ पर एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट देखने को मिल सकते हैं। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कौन सा है? अमेजन। चलिए पहला सवाल बताइए, कन्वेक्शनल रेनफॉल दुनिया में कहां होता है? केवल भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। दूसरा सवाल, जब कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है तो बताइए कैसी बारिश होती है? मूसलाधार। क्यों? क्योंकि वहां क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनते हैं। तीसरा क्वेश्चन, एग्जामिनर ने कुछ नहीं बोलना, सिर्फ तस्वीर बना देनी है इस तरह की एक, और पूछेगा बताइए कौन सी वर्षा है? कन्वेक्शनल रेनफॉल। ये हो गया। सेकंड, दूसरी जो वर्षा होती है उसे हम लोग ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं। हिंदी माध्यम पर्वतीय वर्षा। अगर कोई पर्वत का क्षेत्र है, पर्वत के एक हिस्से से जो पवनें गर्म होकर के हल्की होकर के ऊपर उठेंगी, ऊपर उठते हुए तापमान उनका क्या होगा? नीचे जाएगा। नीचे तापमान जाएगा तो ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो क्लाउड्स बनेंगे, क्लाउड्स बनेंगे तो बारिश होगी। ये बताइए मूसलाधार बारिश होगी क्या? नहीं। मैंने क्या बताया था, जब स्लोप के साथ ऊपर उठेगी तो निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड्स बनेंगे। लेकिन जब वही पवन दूसरे हिस्से में नीचे उतरने की नीचे उतरेगी तो नीचे उतरते क्या हो रहा है? नीचे उतरते तापमान बढ़ रहा है। तापमान बढ़ रहा है तो ह्यूमिडिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। और ह्यूमिडिटी कम हो रही है तो डेफिनेटली यहाँ कोई क्लाउड्स नहीं बनेंगे, ना के बराबर होंगे। इसलिए बारिश ना के बराबर होती है। बारिश हमेशा कहाँ होती है? सर बारिश हमेशा वहां होती है जहां पर पवने ऊपर चढ़ती हैं, उसे हम कहते हैं विंडवर्ड या पवना मुख ढाल। और जहां पवने उतरती हैं उसे कहते हैं पवना विमुख ढाल। तो पवना विमुख ढाल जो होती है, जिसे आप लोग रेन शेडो रीजन भी कह सकते हैं। और ये बताइए कि अगर यहां पर बारिश नहीं होगी तो क्या यहां पर संभावना है कि यहां पर कोई मरुस्थल हो जाए? यस, यहां पर संभावना हो सकती है कि मरुस्थल बन जाए। अब ऐसे मरुस्थल कैसे होंगे? ऐसे मरुस्थल सर ठंडे मरुस्थल होंगे। दुनिया में जितने भी ठंडे मरुस्थल हैं वो पर्वत के पूर्वी साइड में।
बताइए, दुनिया में सबसे ज्यादा पर्वतीय वर्षा कहाँ होती है? भारत में। भारत में कहाँ? मेघालय में। मेघालय में कहाँ? मासिनराम में। पहले चेरापूंजी हुआ करता था, अब मासिनराम। मासिनराम मेघालय दुनिया का सबसे बड़ा वेटेस्ट रीजन है। वेटेस्ट रीजन यानी गीला क्षेत्र है। गीला है क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेली बारिश होती है, ओरोग्राफिक रेनफॉल। तीसरा जो रेनफॉल होता है उसे कहते हैं साइक्लोनिक रेनफॉल। साइक्लोनिक रेनफॉल। साइक्लोनिक रेनफॉल जिसे फ्रंटल रेनफॉल के नाम से भी जाना था। फ्रंट तो उससे तो कह देते हैं हम वाताग्र, और साइक्लोनिक जिसे हम लोग कहते हैं चक्रवातीय। तो सबसे पहले आपको समझना है कि फ्रंट किसे कहते हैं। फ्रंट सर वो होता है जब एक तरफ से तो गर्म पवन आती है और एक तरफ से ठंडी पवन आती है। जब गर्म और ठंडी पवन दोनों ही जहां मिल रहे होते हैं, जिस जगह मिलेंगे वो जगह क्या कहलाएगी? फ्रंट कहलाएगी। अंडरस्टूड? तो फ्रंट का नाम क्यों पड़ा? इसलिए पड़ा। अब सोचिए कि एक तरफ से कोल्ड विंड आ रही है, एक तरफ से हॉट विंड आ रही है। अब ये बताइए कि कौन सी विंड ऊपर जाएगी? देखो दोनों ही टकराएगी तो साफ है, एक पवन ऐसी है जो भारी है, भारी है तो वो नीचे जाएगी, और जो हॉट है वो ऊपर जाएगी। एक बात क्लियर है कि हॉट पवन ने ऊपर जाना, जो हल्का है जीवन में वो हमेशा ऊपर जाएगा। ये ध्यान रख लो। देखो ज्योग्राफी आपको जीवन सिखाती है, जो हल्का है दिमाग से, मन से, वो जीवन में ऊपर जाएगा। मतलब अगर जैसे कि आप में जलन होती है किसी को लेकर के, देख करके आपको लगता है कि मर जाए, है ना, ये खत्म हो जाए जीवन इसका, ये वो प्लानट इनका, आपको किसी को लेकर के है ना कुछ कुड़ मचती है, आप हमेशा किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, तो आप समझिए कि आप भरे पड़े हैं, यहाँ से भरे पड़े, यहाँ से भरे पड़े हैं, तो भारी हैं। भारी व्यक्ति डूबता है। पत्थर जो होगा भारी होगा तो पानी में अपने वजन से डूब जाएगा, लेकिन जो जीवन में हल्का होगा वो कभी नहीं डूबेगा, वो हमेशा ऊपर जाएगा। जो हल्का है वो हमेशा ऊपर जाता है। जो मन से हल्का है, तन से हल्का है, तन से तो नहीं, तन से तो तंदुरुस्त होना चाहिए, जो जो दिलो दिमाग से हल्का है, किसी को लेकर के घृणा नहीं है, किसी को लेकर के कुछ उल्टी सीधी चीजें नहीं, अपना काम किया, आगे बढ़ो, बाकी परमात्मा है ना। तो देखिए ज्योग्राफी भी आपको ना जीवन तो सिखाई देती है। चलिए बढ़िया आ गया। एक बात बताओ, कौन सी पवन ऊपर जाएगी? नो डाउट सर गर्म पवन ऊपर जाएगी, और जो कोल्ड विंड है वो नीचे जाएगी। तो बेटा यही, अब ये बताओ आराम से जा रही है या फिर अचानक ऊपर गई? सर ये डिपेंड करता है दो चीजों पे। सबसे पहले अगर कोल्ड विंड की स्पीड बहुत तेज है, समझो एक गाड़ी है हरियाणा रोडवेज की बस, एक है जीप, दोनों भाग रही है। एक बात क्लियर है कि जीप हल्की है, अगर दोनों टकराएगी तो जीप ऊपर जाएगी, हाँ या ना। लेकिन अगर रोडवेज की बस, उसकी स्पीड ज्यादा है और जीप की स्पीड बहुत कम है, तो क्या होगा? ये रोडवेज की बस बहुत तेजी से टकराएगी जीप के ऊपर और जीप ऊपर, है ना। इसका मतलब अगर कोल्ड विंड की स्पीड ज्यादा है तो जाना इसने हॉट विंड नहीं ऊपर है, लेकिन कोल्ड विंड की स्पीड से हॉट विंड तेजी से ऊपर जाएगा, परपेंडिकुलर, तेजी से ऊपर जाएगा मतलब परपेंडिकुलर ऊपर जाएगा 90 डिग्री पे, ठीक है। अब दूसरा, अगर सर स्पीड हॉट विंड की ज्यादा है, अब सोचिए रोडवेज की बस की स्पीड बहुत आराम से, लेकिन जीप की स्पीड बहुत तेज है, जैसे ही टकराएंगे तो जो जीप है वो बहुत तेजी से ऊपर नहीं जाएगा, हाँ या ना, वो थोड़ा ऊपर उठेगा हल्के से। तो अगर तेजी से ऊपर गया तो कौन सी कंडीशंस बनेंगी? ये वाली, ये देखो तेजी से ऊपर गया तो ये वाली कंडीशंस बनेगी। लेकिन अगर हॉट विंड, अगर उसकी स्पीड ज्यादा है तब भी जीप नहीं ऊपर जाना है, लेकिन जाएगी कैसे? धीरे धीरे। इसलिए आप देखेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर कोल्ड विंड की स्पीड ज्यादा होगी तो सीधी सी बात है यहां पर मूसलाधार बारिश होगी, यानी दोनों के मिलने से क्या बनेंगे? फ्रंट बनेंगे, और फ्रंट बनेंगे तो क्या होंगे? मूसलाधार बारिश होगी। लेकिन अगर हॉट विंड धीरे धीरे ऊपर जाएगी,
क्यों? क्योंकि हॉट की स्पीड यहाँ पर ज्यादा है। अगर कोल्ड की स्पीड ज्यादा है तो मूसलाधार बारिश, हॉट विंड की स्पीड ज्यादा तब भी हॉट ही ने ऊपर जाना है। लेकिन अब जो बारिश होगी ठीक होगी, मूसलाधार बारिश नहीं कह सकते। तो ये जो साइक्लोनिक रेनफॉल है, ये जो फ्रंटल रेनफॉल है बेटा, कहाँ होगा? ये होगा सर 60 डिग्री अक्षांश वाले क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री से ठंडी पवन आएगी और 30 डिग्री से गर्म पवन जाएगी, तो गर्म और ठंडी जब टकराएगी तो वहां बनेंगे फ्रंट। अंडरस्टूड? और अगर ये टॉपिक हो गया क्लियर बच्चे, तो आखिरी का यहां पर कुछ बेसिक से हैं जिसे कहते हैं पहला एसिड रेन, ये मिससेलेनस है, जिसे आप लोग कहते हैं अम्लीय वर्षा। और दूसरा है आर्टिफिशियल रेनफॉल। एसिड रेन क्या है सर? अगर एयर पोल्यूशन ज्यादा है, एयर पोल्यूशन ज्यादा क्यों है? क्योंकि वहां पर इंडस्ट्री ज्यादा है या इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए एयर पोल्यूशन ज्यादा है। एयर पोल्यूशन ज्यादा है तो एनवायरनमेंट के अंदर NO2 और SO2 के कंटेंट बहुत ज्यादा है। अगर एनवायरनमेंट में SO2 और NO2 के कंटेंट ज्यादा है तो हो सकता है जब वहां पर बारिश हो तो बारिश के कणों के साथ, पानी के साथ NO2 और SO2 जमीन पे आए, इसी को कहते हैं अम्लीय वर्षा। यही वजह है कि जब बारिश होगी तो कहा जाता है अब कि शुरुआती जो बारिश होती है उस शुरुआती बारिश में नहाना नहीं चाहिए। या फिर आप देखना कि जब भी शुरुआती बारिश होगी, जब बारिश शुरू होने वाली है, शुरुआती बारिश होगी, आपके घरों पे या आपकी गाड़ियों पे जो है थोड़े हल्के हल्के काले से धब्बे आपको देखने को मिलेंगे, हल्के काले से धब्बे देखने को मिलेंगे, मतलब बहुत काले नहीं लेकिन हल्के दिखेंगे आपको। यही वजह है कि आजकल जो बारिश होती है घरों के बाहर अगर व्हाइट पेंट लगा हुआ है तो आप देखेंगे थोड़े धब्बे दिखेंगे, वो आपको ब्लैकिश सा धब्बा आपको दिखेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ द एसिड रेन। सोचिए अगर घरों पे हमें एसिड रेन का इम्पैक्ट दिख रहा है तो ताजमहल पे भी दिखेगा, यानी अलग अलग पत्थर पे उसका रिएक्शन अलग अलग हो सकता है। संगमरमर के पत्थर पे उसका रिएक्शन ज्यादा है। यही वजह है कि संगमरमर से बना है ताजमहल, और ताजमहल पे इसीलिए वहां पर आसपास इंडस्ट्री होने की वजह से, एसिड रेन होने की वजह से वहां पर हरे धब्बे बनने शुरू हो गए थे, हरे स्पॉट। तो उसको बचाने के लिए, अब मुझे इंडस्ट्री बचानी है, ताजमहल बचाना है, तो सरकार को क्या बचाना चाहिए? धरोहर बचानी चाहिए। इसलिए सरकार ने आसपास से सारी इंडस्ट्री को खत्म कर दिया था, बोला कि बाहर ले जाओ, यहाँ इंडस्ट्री नहीं होनी चाहिए। तो अब ठीक है, लेकिन एसिड रेन। और आर्टिफिशियल रेनफॉल क्या होती है? आर्टिफिशियल रेनफॉल सर ये बादल है, वास्तविक के बादल है, लेकिन बादल बारिश नहीं कर रहे हैं। मुझे इस बादल को बोल करके बारिश करानी है, तो मैं क्या करूंगा, इस बादल के अंदर एक केमिकल डाल दूंगा जिसका नाम है सिल्वर आयोडाइड। और जब मैं सिल्वर आयोडाइड डाल दूंगा तो बादल को क्या लगेगा? बादल को लगेगा कि मैं संतृप्त हो गया हूं। संतृप्त हो गया हूं मतलब मेरे अंदर ह्यूमिडिटी ज्यादा। एक बात ध्यान रख लेना, ऑलरेडी इस बादल में कितनी ह्यूमिडिटी थी? आप किसी भी बादल पे नहीं छिड़क सकते, आप उसी बादल पे छिड़कोगे जहां पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% के आसपास हो। तब जब छिड़कोगे सिल्वर आयोडाइड तो वो सिल्वर आयोडाइड केमिकल रिएक्शन से इस बादल को कहेगा कि भैया तू हो गया है पूरी तरीके से संतृप्त, तू पानी नीचे गिर। जब पानी नीचे गिरेगा, इसी को कृत्रिम वर्षा कहते हैं। कृत्रिम का मतलब है कोई आदमी वर्षा नहीं कर रहा, कर तो बादल ही रहे हैं, कर तो नेचर ही रही है, लेकिन वो करना नहीं चाहती, हमने करवा दिया। कब? जब उसमें सिल्वर आयोडाइड केमिकल डाल करके केमिकल रिएक्शन करवा दिया। यहां तक कहानी क्लियर? साथ ही आपका ये वाला टॉपिक बच्चे हो जाता है खत्म, और इसका मतलब है क्लाइमेटोलॉजी खत्म, आपकी क्लाइमेटोलॉजी बच्चे खत्म।
कोई डाउट? तो ओके, बहुत ही बढ़िया अशोक। तो बच्चे मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर, तब तक एंजॉय कीजिए।